हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं फिजिकल एजुकेशन एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसे आपको पढ़ना ही होगा। मैंने इससे पहले चैप्टर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स को अच्छे से समझा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर एक बार पढ़ ले। आज जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में हमें सिर्फ 3 टॉपिक को पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक balanced diet and nutrition, macro and micronutrients. Second, nutritive and non-nutritive components of diet. Third, eating for weight control. चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, जैसे कि इसमें कोई शक नहीं है कि हर कोई हेल्दी और फिट रहना चाहता है। डाइट और न्यूट्रिशन हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, बट दिस इज अ वेरी एसेंशियल फॉर एवरी स्पोर्ट्स पर्सन। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। किसे कहते हैं बैलेंस डाइट? अ डाइट which consists of all essential food constituents such as protein, carbohydrate, fat, vitamin, mineral and water in correct proportion is called a balanced diet. Balanced diet का अर्थ है भोजन के सभी आवश्यक तत्वों को उचित मात्रा में लेना। याद रखिए, इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ 6 एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा फैट, चौथा विटामिन, पांचवा छठा मिनरल्स एंड वाटर। न्यूट्रिशन पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीवित प्राणी भोजन पचाता है और उसका प्रयोग टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए करता है। दुनिया में हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, चाहे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा भी हो। उसके हेल्थ का मेन बेस ही भोजन होता है, इसलिए हर इंसान को फूड और न्यूट्रिशन का ज्ञान होना ही चाहिए। जनरली फूड और न्यूट्रिशन को एक दूसरे का सिनोनिम समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। फूड का मीनिंग होता है उन सभी पदार्थों से जिसको खाकर इंसान जीवित रहता है, जबकि न्यूट्रिशन एक डायनेमिक प्रोसेस होता है जो कि खाने को पचाने का काम करता है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग डाइजेस्टेड फूड एंड यूजेस इट फॉर द ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू। आइए अब जानते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। मैक्रो का अनुवाद ज़्यादा या अधिक और माइक्रो का कम या सूक्ष्म। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वैसे तत्व होते हैं जो कि बैलेंस डाइट का मेन सोर्स होता है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि वैसा एलिमेंट जो हम लोग लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करते हैं ताकि ग्रोथ अच्छे से हो सके। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में 4 एलिमेंट होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, वाटर। और जो 2 बच जाते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसे कहते हैं जो कि हम वेरी स्मॉल अमाउंट कंज्यूम करते हैं, क्योंकि शरीर में इसका ज़रूरत बहुत कम होता है, पर इसके बिना शरीर हमारा स्वस्थ रह भी नहीं सकता। इसका मेन काम है शरीर में अच्छे केमिकल रिएक्शन को घटित करना। विटामिन और मिनरल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। आइए अब इन 6 एलिमेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स होता है एनर्जी का। 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि पाचन क्रियाओं में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। दे कंटेन द एलिमेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम कार्बो मीन्स दे कंटेन कार्बन, second part of the name hydra means they contain hydrogen, and third part of the name eight they contain oxygen. Carbohydrates are organic compounds that are important for different digestive operation in our body. दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, मैल्टोज और लैक्टोज को सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये सभी कार्बोहाइड्रेट पानी में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं, इनको शुगर कहा जाता है। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ना इनका स्वाद मीठा होता है, ना ही ये पानी में घुलनशील होते हैं। फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरह फैट में भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन होता है, लेकिन फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से दुगना एनर्जी और हीट देता है। इसी कारण से हार्ड वर्क और कोल्ड प्लेस पर रहने वालों के डाइट में फैट का रेशियो अधिक होता है।
फैट वनस्पति जंतुओं के दूध, घी, मक्खन, तेल, बादाम के रूप में मिलता है। डाइट में फैट की कमी से कोई खास प्रभाव तो नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स कुछ हद तक फैट में चेंज हो जाते हैं, पर फैट की ज़्यादा कमी से दांत, खुजली और चर्म रोग हो सकता है। फैट कंटेंट्स carbon, oxygen, hydrogen in the percentage of 76, 12 and 12 respectively. Fats keeps us warm and protect our organs. Fats also help in the production of hormones. There are three types of fats: saturated fats, polyunsaturated fats and monounsaturated fats. प्रोटीन प्रोटीन भी हमें एनर्जी देता है। इसका मेन काम फिजिकल ग्रोथ और टिश्यू को रिपेयर करना होता है। प्रोटीन कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और समटाइम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज a main element of protein. It is a main part of diet. It helps in physical growth and repair of broken tissue. Excessive use of protein in diet, especially animal protein, can result in heart disease, osteoporosis, stroke and kidney stones. जहाँ एक और प्रोटीन के ज़्यादा इस्तेमाल से ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीज और किडनी स्टोन हो सकता है, वहीं इसके कमी से वेट लॉस, एनीमिया जैसे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, वी शुड टेक 0.36 ग्राम प्रोटीन एवरी डे। वाटर, जल ही जीवन है। जल भोजन से भी महत्वपूर्ण है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। भोजन को पचाने, शरीर में उत्पन्न दूषित पदार्थों को बाहर निकालना, शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करना ही इसका मेन काम है। वाटर इज अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट इन द रेशियो 2:1. Our blood also contain 90% of water. Water helps in the transportation of nutrients to cell of the body. मिनरल्स, बैलेंस डाइट में मिनरल्स का होना इम्पॉर्टेंट है। हमारे शरीर का 4% भाग मिनरल्स से बना है। अच्छे दांत, हड्डियां और मांसपेशियों के लिए मिनरल्स का होना जरूरी है। हार्मोन्स को क्रिएट करना और हार्ट बीट मेंटेन करना मिनरल्स पर ही डिपेंड करता है। Minerals are essential in our diet. About 4% of body weight is made up of minerals. Minerals are required for healthy teeth, bone and muscles. मिनरल्स भी दो तरह के होते हैं, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। नाम से ही पता चलता है कि मैक्रो मिनरल्स जिन्हें हम लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करते हैं या फिर जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर में अधिक मात्रा में होती है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर। जबकि माइक्रो मिनरल्स की हमें वेरी स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है, जैसे कॉपर, आयरन, आयोडीन। कैल्शियम, हड्डी और दांतों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैल्शियम पर निर्भर करता है। पोटेशियम, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को एक्टिव रखता है। आयोडीन, यह थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है ताकि प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके और ग्वाइटर और मेंटल डिसेबिलिटी जैसे बीमारियों से बच सके। आयरन, होमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी कमी से एनीमिया जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। विटामिन्स, विटामिन्स ना तो हमें एनर्जी देता है और ना ही हमारे फिजिकल ग्रोथ में हेल्प करता है, बट फिर भी शरीर को इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में विटामिन बॉडी का हेल्प करता है। इसकी कमी से बॉडी में बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। विटामिन दो कैटेगरी के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होता है, दूसरा वाटर सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे ए, ई, डी, के। वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे बी और सी। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। क्या है न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स? न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हमें एनर्जी और कैलोरी देता है। ये बहुत सारे हैं, जैसे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ना हमें एनर्जी देता है और ना हमें कैलोरी देता है, पर फिर भी हम इसे कंज्यूम करते हैं, जैसे वाटर, कलर कंपाउंड, फ्लेवर कंपाउंड और प्लांट कंपाउंड। डिटेल में समझते हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स को। प्रोटीन 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 भी हमें एनर्जी देता है। इसका मेन काम फिजिकल ग्रोथ और टिश्यू को रिपेयर करना होता है। प्रोटीन कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और समटाइम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज a main element of protein. It is a main part of diet. It helps in physical growth and repair of broken tissue. Excessive use of protein in diet, especially animal protein, can result in heart disease, osteoporosis, stroke and kidney stones. जहाँ एक और प्रोटीन के ज़्यादा इस्तेमाल से ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीज और किडनी स्टोन हो सकता है, वहीं इसके कमी से वेट लॉस, एनीमिया जैसे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, वी शुड टेक
0.36 ग्राम प्रोटीन एवरी डे। प्रोटीन ग्रीक लैंग्वेज के प्रोटियास वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग होता है खाने वाले पदार्थों में सबसे अच्छा पदार्थ। प्रोटीन को नाइट्रोजीनियस फूड भी कहते हैं। यदि डाइट में प्रोटीन की मात्रा कम कर दी जाए तो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाता है। अगर सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात करें तो एक एनिमल, दूसरा वेजिटेबल प्रोटीन सोर्स होता है। Animal protein, which we get from animal, is called animal protein. Protein is found in egg, milk product, meat and fish. Egg is the best example of rich protein. Vegetable protein, which we get from vegetable, is called vegetable protein. Protein is found in beans, mustard, nuts and dry fruits. कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स होता है एनर्जी का। 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि पाचन क्रियाओं में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। दे कंटेन द एलिमेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम कार्बो मीन्स दे कंटेन कार्बन, second part of the name hydra means they contain hydrogen, and third part of the name eight they contain oxygen. Carbohydrates are organic compounds that are important for different digestive operation in our body. दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, मैल्टोज और लैक्टोज को सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये सभी कार्बोहाइड्रेट पानी में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं, इनको शुगर कहा जाता है। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ना इनका स्वाद मीठा होता है, ना ही ये पानी में घुलनशील होते हैं। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इट इज़ फाउंड इन राइस, बाजरा, पोटैटो, बनाना एटसेट्रा। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की तरह फैट में भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन होता है, लेकिन फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से दुगना एनर्जी और हीट देता है। इसी कारण से हार्ड वर्क और कोल्ड प्लेस पर रहने वालों के डाइट में फैट का रेशियो अधिक होता है। फैट वनस्पति जंतुओं के दूध, घी, मक्खन, तेल, बादाम के रूप में मिलता है। डाइट में फैट की कमी से कोई खास प्रभाव तो नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कुछ हद तक फैट में चेंज हो जाते हैं, पर फैट की ज़्यादा कमी से दांत खुजली और चर्म रोग हो सकता है। फैट कंटेन्स कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इन द परसेंटेज ऑफ 76, 12 and 12 respectively. Fats keeps us warm and protect our organs. Fats also help in the production of hormones. There are 3 types of fats: saturated fats, polyunsaturated fats and monounsaturated fats. फैट्स के दो मेन सोर्स होते हैं, फर्स्ट एनिमल सोर्स, सेकेंड वेजिटेबल सोर्स। एनिमल्स आर गुड सोर्स ऑफ फैट्स. We get various products from animals such as ghee, butter, cheese, fish, oil, etc. Vegetable source. We also get fats from various vegetables such as unprocessed starchy vegetable, sweet potato, whole grams, dry fruits, etc. Minerals. बैलेंस डाइट में मिनरल्स का होना इम्पॉर्टेंट है। हमारे शरीर का 4% भाग मिनरल्स से बना है। अच्छे दांत, हड्डियां और मांसपेशियों के लिए मिनरल्स का होना जरूरी है। हार्मोन्स को क्रिएट करना और हार्ट बीट मेंटेन करना मिनरल्स पर ही डिपेंड करता है। मिनरल्स आर एसेंशियल इन आवर डाइट. About 4% of body weight is made up of minerals. Minerals are required for healthy teeth, bone and muscles. मिनरल्स भी दो तरह के होते हैं, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। नाम से ही पता चलता है कि मैक्रो मिनरल्स जिन्हें हम लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करते हैं या फिर जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर में अधिक मात्रा में होती है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर। जबकि माइक्रो मिनरल्स की हमें वेरी स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है, जैसे कॉपर, आयरन, आयोडीन। कैल्शियम, हड्डी और दांतों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैल्शियम पर निर्भर करता है। पोटेशियम, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को एक्टिव रखता है। आयोडीन, यह थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है ताकि प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके और ग्वाइटर और मेंटल डिसेबिलिटी जैसे बीमारियों से बच सके। आयरन, होमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी कमी से एनीमिया जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। विटामिन्स, विटामिन्स ना तो हमें एनर्जी देता है और ना ही हमारे फिजिकल ग्रोथ में हेल्प करता है, बट फिर भी शरीर को इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में विटामिन बॉडी का हेल्प करता है। इसकी कमी से बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। विटामिन दो कैटेगरी के होते हैं, एक
फैट सॉल्युबल होता है, दूसरा वाटर सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे ए, ई, डी, के। वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे बी और सी। फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ए। डॉक्टर मैकलम ने विटामिन ए का इन्वेंट किया था। यह पीले कलर का होता है। सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से यह विटामिन नष्ट हो जाता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोसिस कॉर्निया जैसी बीमारी हो सकती है। सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए इज मेनली फाउंड इन घी, कर्ड, एग, टोमेटो एटसेट्रा। विटामिन डी। विटामिन डी उजले कलर का होता है। अच्छे हड्डियाँ, दांत के निर्माण में सहायता करता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी हो जाता है। सोर्स ऑफ विटामिन डी: एग योक, फिश, सनलाइट, ग्रीन वेजिटेबल एटसेट्रा। विटामिन ई हमारे शरीर के ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली विटामिन ई की शरीर में कमी बहुत कम होती है, पर जेनेटिक डिसऑर्डर और प्री मैच्योर बच्चों में यह होने के चांसेस अधिक होते हैं। सोर्स ऑफ विटामिन ई: ग्रीन वेजिटेबल, ऑयल, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क एटसेट्रा। Vitamin K. Vitamin K is derived from the word coagulation, which means clotting of blood. विटामिन के कोएगुलेशन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है रक्त का थक्के के रूप में जम जाना। ऐसी महिलाएं जो गर्भावस्था में हैं उन्हें इस विटामिन की सख्त जरूरत होती है। सोर्स ऑफ विटामिन के: कॉलीफ्लावर, टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन वेजिटेबल एटसेट्रा। वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इस विटामिन के अंतर्गत बहुत सारे विटामिन आते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12। विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, उजले रंग का होता है। शरीर में विटामिन सी के होने से जख्म जल्दी ठीक हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, जिस कारण से आयरन और कैल्शियम जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। सोर्स ऑफ विटामिन सी: लेमन्स, पाइनएप्पल्स, ग्रेप्स, एप्पल, ऑरेंज एटसेट्रा। वाटर। जल ही जीवन है। जल भोजन से भी महत्वपूर्ण है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। भोजन को पचाने, शरीर में उत्पन्न दूषित पदार्थों को बाहर निकालना, शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करना ही इसका मेन काम है। वाटर इज अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट in the ratio 2:1. Our blood also contain 90% of water. Water helps in the transportation of nutrients to cell of the body. कलर कंपाउंड। भोजन को देखने में अट्रैक्टिव बनाना ही इसका मेन वर्क होता है। कलर कंपाउंड: food right is made more appetizing and attractive by the wide reflection of color made possible through pigments. Natural pigments are found in fruits and vegetables. फ्लेवर कंपाउंड्स। फ्लेवर कंपाउंड का मेन वर्क न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव में सिर्फ टेस्ट को डेवलप करना होता है। लास्ट टॉपिक है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। नाम से स्पष्ट हो जाता है, ऐसा डाइट लेना जिससे कि आपके शरीर का वेट कंट्रोल रहे। हेल्दी वेट: एन इंडिविजुअल हु हैज़ हेल्दी वेट लीड्स अ हेल्दी लाइफ विद अ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डिजीज। हेल्दी वेट का अर्थ है शरीर के उस वजन से जिसके साथ वह इंसान बिना किसी बीमारी के खतरे के साथ जीवन व्यतीत कर सके, या फिर वैसा वेट जो कि हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसे खतरों को कम कर सके। BMI मेथड: अगर आप अपने शरीर के कंडीशन को जानना चाहते हैं कि आप अंडर वेट हैं कि नॉर्मल वेट हैं कि ओवर वेट हैं कि ओबेसिटी क्लास 1, 2, 3 किस कैटेगरी में हैं, तो एक सिंपल फार्मूला है। BMI बॉडी मास इंडेक्स का एक सिंपल सा फार्मूला है, बॉडी वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। इस फार्मूले के थ्रू जो आपका वैल्यू आता है, दिए हुए उस वैल्यू से टेबल के अनुसार अगर आपका वैल्यू लेस देन 80.5 आता है तो आप अंडरवेट हैं, 18.5 से 24.9 आता है तो आप नॉर्मल वेट हैं, जो कि सही है। यही सबों का वेट होना चाहिए। 25 से 29.9 आता है तो आप ओवरवेट हैं, उसके ऊपर आता है तो आप ओबेसिटी क्लास 1, 2, 3
अकॉर्डिंग टू वैल्यू होगा। यह कैटेगरी क्लास 1, 2, 3 का अर्थ हो जाता है कि आप एक मोटे इंसान हैं। Method to control healthy body weight. There are so many methods which can help you to maintain healthy body weight. जैसे एक्टिव लाइफस्टाइल, अधिक समय तक टीवी देखना, व्हीकल का इस्तेमाल करना और आरामप्रस्त जीवन बिताने की वजह से हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ गया है। इस कारण से हम मोटे और बीमार होते जा रहे हैं। इन सब से बचने के लिए लाइफस्टाइल को एक्टिव रखना चाहिए, जैसे कम टीवी देखना, हर समय व्हीकल का इस्तेमाल न करना, यौगिक एक्सरसाइज, हेल्दी वेट के लिए प्रतिदिन योगा एक्सरसाइज करना चाहिए, अवॉइड फैटी फूड्स। फैट्स में ज़्यादा कैलोरी होता है जिस कारण से शरीर में फैट्स डेवलप होने लगता है, जिस कारण से इंसान मोटा हो जाता है। इसलिए हमें फिट और हेल्दी रहने के लिए फैटी प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए। कट योर कैलोरीज, अधिक कैलोरी कंज्यूम करने से बॉडी में फैट स्टोर हो जाता है, जिस कारण से इंसान ओबेस हो जाता है। इसलिए वेट के अनुसार कैलोरी कम लेना चाहिए। डोंट ईट फ्रिक्वेंटली, कई लोगों को बार बार खाने का आदत होता है जिस कारण से न चाहते हुए भी अधिक कैलोरी स्टोर हो जाता है, इसलिए वे मोटे हो जाते हैं। इसलिए हमें बार बार खाने से बचना चाहिए। ये कुछ बेसिक ऐसे मेथड्स हैं जिनको अपनाकर आप अपने हेल्दी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, अल्पाहार के खतरे। हर इंसान डाइटिंग करता है ताकि वह स्लिम और फिट दिख सके, लेकिन डाइटिंग के चक्कर में वह कुछ ऐसी गलती कर देता है जो कि उसके लिए खतरा बन जाता है। आजकल हर इंसान दुबला पतला बना रहना चाहता है। जो इंसान ओवरवेट है वह बीमारियों से परेशान है। बीमारियों से बचने के लिए वे लोग वेट कम करना चाहते हैं। उनमें से अधिकतर लोग वेट कम करने के लिए डाइटिंग को अपनाते हैं, जो कि नुकसानदायक है। शुरुआत में अच्छे परिणाम मिलते हैं, पर बाद में फिर वो लोग अधिक वजन बढ़ने से परेशान हो जाते हैं। Nowadays, everybody wants to remain slim and trim. People who are overweight use various methods to lose weight. In the beginning, dieting produced good result or success, but after initial success, it adds more weight. Extreme reduction of calorie. बॉडी में ज़रूरत के अनुसार कैलोरी होना ही चाहिए, लेकिन डाइटिंग के चक्कर में इंसान कैलोरी इतना कम कर देता है जिससे कि उसका शरीर का वजन बहुत ही कम हो जाता है, जो कि उसके लिए खतरा बन जाता है। स्किपिंग मील्स, इट्स द फैक्ट दैट अगर आपका मेटाबॉलिक रेट सही है तो आप वेट मेंटेन कर सकते हैं या फिर वेट कम कर सकते हैं। अगर डाइटिंग के चक्कर में किसी वक्त एक टाइम का मील स्किप करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप न चाहते हुए भी अधिक भोजन कर लेंगे, जिससे कि आपका वेट कम होने के बजाय बढ़ जाएगा। नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, यदि आप डाइटिंग पर जाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वेट कम होने के बजाय बढ़ जाएगा। एक्सरसाइज कैलोरी को बर्न करने का काम करता है, इसीलिए डाइटिंग के साथ साथ एक्सरसाइज भी करना चाहिए। फूड इंटॉलरेंस, फूड इंटॉलरेंस का मतलब है डाइट के कुछ ऐसे एलिमेंट जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा प्रॉपरली वे में डाइजेस्ट नहीं किए जा सकते हैं। In simple words, food intolerance means the individual element of certain foods that cannot be properly processed and absorbed by our digestive system. Cause of food intolerance, क्या कारण है food intolerance का? Complete absence of activity of the enzyme responsible for food intolerance. एंजाइमों के कमी के कारण भोजन के कुछ तत्वों को पचा पाना संभव नहीं हो पाता। सिम्टम्स, कैसे पता चलेगा कि फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम्स हैं? जब स्टमक पेन, डायरिया, वोमिटिंग, नर्वसनेस, हेडेक हो, तब समझ लीजिए कि हो सकता है जो आप खाना खाएंगे वो सही से नहीं डाइजेस्ट होगा। मैनेजमेंट ऑफ फूड इंटॉलरेंस, देयर इज ओनली वन वे टू मैनेज फूड इंटॉलरेंस, दैट इज फ्रुक्टोज लैक्टोज इंटॉलरेंस थेरेपी कैन बी अप्लाइड। फूड मिथ्स,
There are various food myths which are prevailing not only in India but all over the world. What to eat, when to eat, and how often to eat are such questions which usually confuse most of the individuals. But nowadays we have scientific knowledge, and on the basis of that knowledge, we should not believe in food myths. क्या खाएं, कब खाएं, कितना बार खाएं, ये कुछ ऐसे बेसिक सवाल हैं जो आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि पोटैटो मेक्स यू फैट। पहले लोग सोचते थे कि अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन जैसे आलू और चावल खाने से शरीर का वजन बढ़ता है, इसलिए वजन कम करने के लिए लोग आलू और चावल खाना छोड़ दिया करते थे। कोई भी प्रोडक्ट आपको यूं ही मोटा नहीं करता, ज़रूरत से अधिक सेवन कर लेने से आप खुद मोटे हो जाते हैं। ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट। खाना खाते समय पानी पीने से मोटा हो जाना यह एक मिथ कंसेप्ट है। फैक्ट यह है कि खाना खाते समय पानी पीने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है, और लोगों का मानना है कि खाना खाते समय पानी पीने से एंजाइम डाइल्यूट हो जाता है और उससे डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिस कारण से बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डेवलप हो जाता है। ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट। खाना खाते समय पानी पीने से मोटे हो जाना यह एक मिथ कंसेप्ट है। फैक्ट यह है कि खाना खाते समय पानी पीने से आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है, जबकि लोगों का मानना है कि खाना खाते समय पानी पीने से एंजाइम डाइल्यूट हो जाता है और उससे डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिस कारण बॉडी में एक्स्ट्रा फैट हो जाता है, जबकि यह सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। डोंट टेक मिल्क आफ्टर ईटिंग फिश। यह भी एक मिथ है कि लोग मानते हैं कि मछली खाने के तुरंत बाद दूध पीने से आपके स्किन पर स्पॉट्स हो जाता है। डोंट टेक मिल्क आफ्टर ईटिंग फिश। यह एक मिथ कॉन्सेप्ट। लोगों का मानना है कि मछली खाने के तुरंत बाद दूध पीने से आपके स्किन पर स्पॉट्स हो जाता है, जबकि सच यह है कि आप इन दोनों का सेवन एक साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, यह तो आपके हाइट और वेट पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं 60 केजी का हूँ और मेरा हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो मुझे कम से कम 1850 या 1900 का कैलोरी कंज्यूम करना चाहिए पर डे। अगर मैं उससे कम कैलोरी लेता हूँ या उससे अधिक कैलोरी लेता हूँ, तो हो सकता है कि मैं अंडरवेट या फिर ओवरवेट कैटेगरी में चला जाऊं। जब मुझे पता होगा बॉडी मास इंडेक्स किस प्रकार से निकालते हैं और प्रत्येक दिन कितना कैलोरी मुझे कंज्यूम करना चाहिए, तो कभी भी मन में इस प्रकार के सवाल नहीं आएंगे कि क्या खाना चाहिए, कब कितना खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए। मैं अपने अनुभव के आधार पर बस इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो में मैंने उतना ही पढ़ा है जितना कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। यह मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को एक बार देख लेने मात्र से आप इस चैप्टर से जुड़े सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। अच्छा हो या बुरा हो, कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।